हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन एंड इट्स टेरिटरी। इस चैनल पर हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम पॉलिटी को समझें, ना कि हम पॉलिटी को रटें। तो इसलिए हम पॉलिटी को समझ समझ के पढ़ेंगे, जिससे कि हम पॉलिटी को कभी ना भूलें, जिससे कि अगर हमारे पेपर में या एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको अच्छे से डील कर पाएँ। और आने वाली ऐसे ही इंडियन पॉलिटीज़ की वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए। चलिए हम पॉलिटी को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। चलो, टॉपिक है इंडिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स होते हैं, शेड्यूल है और आर्टिकल है। अब पार्ट्स जो हैं वो ओरिजिनली 22 थे, लेकिन बाद में इनको अगर हम आम भाषा में बोले तो 25 बोला जाता है। अब आप बोलो कि क्यों कब बोला जाता है, ये तो 22 है। ये देखिए मैं समझाती हूँ। क्योंकि ओरिजिनली 22 है, लेकिन इनके सब पार्ट भी हैं। जैसे कि सब पार्ट क्या हो गया, पार्ट 9A, पार्ट 9B और पार्ट 14A और पार्ट 4A। अरे ये तो 26 हो गए। बिल्कुल सही आपने पकड़ा। ये 26 तो हैं, लेकिन एक पार्ट जो कि पार्ट 7 था उसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। अब जब हम इसमें से 26 में से एक को माइनस कर देंगे तो कितने बचे, 25। तो ये वाला जो क्वेश्चन है तो ये पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान में 8 शेड्यूल थे ओरिजिनली, लेकिन बाद में 4 शेड्यूल को ऐड कर दिया। तो अब कितने शेड्यूल हैं, वो हैं 12। ठीक है। और आर्टिकल जो थे वो हैं हमारे 395, लेकिन अब उनके सब पार्ट वगैरह जैसे कि करके ऐड करके तो आर्टिकल 448 है। अगर इसकी बात करें जैसे कि आर्टिकल 21 है, उसका सब पार्ट क्या है, आर्टिकल 21A। तो ओरिजिनली क्या हुआ, आर्टिकल हमारे 395 है, लेकिन अगर हम उसके आर्टिकल 21A या फिर किसी का ABCD कर लें तो हमारे आर्टिकल पहुंच जाते हैं कितने, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 448 में पहुंच जाते हैं। तो ओरिजिनली ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे 395 के अंदर ही आ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें, अप्रॉक्सीमेटली हैं 448 ये। ठीक है, समझती हूँ मैं, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे, अब ये जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ये पार्ट 1 के अंदर आता है। जो मैंने अभी आपको बताया 22 पार्ट हैं, जो कि 25 भी बोले जाते हैं। तो पार्ट 1 में आता है, जिसमें कि हम डील करेंगे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, मतलब कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक डील करेंगे। अब हम समझते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रैदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर क्या है, इंडिया दैट इज़ भारत। अब देखिए हमारा जो संविधान है वो हिंदी में भी लिखा हुआ है और वो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अगर हम इंग्लिश वर्जन की बात करें तो वहाँ लिखा है इंडिया, इंडिया दैट इज़ भारत। और अगर हम हिंदी वर्जन में पढ़ें तो वहाँ लिखा है भारत दैट इज़ इंडिया। ठीक है। तो ऐसा ये नहीं है कि हमने भारत को ज़्यादा जोर दिया, वर्ड भारत के वर्ड को, या इंडिया के वर्ड को जोर दिया। हमने यहाँ पे दर्जा दोनों का बराबर रखा है, वैल्यू हमारी दोनों ही शब्दों के बराबर। ऐसा कुछ नहीं है कि भारत ज़्यादा है या इंडिया ज़्यादा है। चलिए अब हम समझते हैं इंडिया दैट इज़ भारत या भारत दैट इज़ इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रैदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो यूनियन है स्टेट्स का, मतलब राज्यों का संगठन है, यूनियन है, ना कि फेडरेशन। अब देखिए फेडरेशन का मतलब होता है एग्रीमेंट। अब हमने इस चीज़ के बारे में यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट, इन चीज़ों को हमने अच्छे से डिस्क्राइब अपने MCQs की जो सीरीज़ है उस वीडियोज़ में हम कर चुके हैं। आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। चलिए अब मैं बता रही हूँ आपको कि फेडरेशन का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि मानो ये A स्टेट है, ये B स्टेट है, ये C स्टेट है, इन सब ने आपस में कर लिया एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट करके उन्होंने बोला कि चलो हम मिलके अपना खुद का देश बनाते हैं D। तो इन सब के देश को क्या बोलने लगे, कंट्री को, कि D बोलने लग गए। तो ये हो गया एग्रीमेंट के साथ बोलने लग गए। लेकिन इसका फेडरेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है, अगर ये ABC कंट्री ने एग्रीमेंट को तोड़ दिया, अलग अलग हो गए, तो D कंट्री हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो नहीं होएगी, और फिर ये दोबारा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल है इसका USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये क्या बोलते हैं, ये है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। यहाँ पे इन सब ने एक एग्रीमेंट करके
यूएसए को बना रखा है, समझिए। लेकिन यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट, हमारी इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। कैसे? देखिए, जब हमारा 1947 में ये देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट जो थे वो इंडिया में आए। इंडिया में आके अपनी संप्रभुता, मतलब कि अपनी सॉवर्निटी इंडिया को सौंप दी। इंडिया को सौंप दी तो अब वो क्या हुआ, इंडिया के पार्ट हो गए। अब उनका कुछ भी अलग से सॉवर्निटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन फेडरेशन में वो सारे के सारे जो भी स्टेट हमने अभी समझा ABC, वो सारे सॉवरन थे, वो इंडिपेंडेंट थे। लेकिन यूनियन में क्या हुआ, उन्होंने अपनी सॉवर्निटी प्रिंसली स्टेट्स ने सौंप दी, जो इंडिया के अंदर दूसरे स्टेट्स हैं उन्होंने सौंप दी। तो अब आप समझ गए कि यूनियन का मतलब क्या है, स्टेटों ने अपनी सॉवर्निटी को उस बड़े वाले कंट्री को सौंप दिया। फेडरेशन में नहीं सौंपा है, वहाँ पे एग्रीमेंट है। ठीक है, अब इसको और एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे इंडिया है और यहाँ पर है यूएसए। इंडिया में आपको पता होगा सिटीजनशिप मतलब कि नागरिकता वो होती है, सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन यहाँ पे डुअल है। अरे ये कैसे हो गया? बिल्कुल सही, ये ऐसे हुआ। यही चीज़ यहाँ पर छुपी हुई है कि डुअल का मतलब क्या है, फेडरेशन, और सिंगल का मतलब है यूनियन। कैसे? यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का मतलब ये हुआ कि वहाँ के जो सिटीज़न हैं उनके पास दो नागरिकता है। एक है कि हम यूएसए के नागरिक हैं, यूएसए के सिटीज़न है। दूसरा ये है कि वहाँ पे स्टेट जैसे कि टेक्सास हो गया, फ्लोरिडा हो गया, उन सब के भी हम हैं। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये सॉवरन है, इंडिपेंडेंट है। टेक्सास है तो यहाँ पे दो सिटीजनशिप होगी, हम अमेरिकन भी हैं और हम टेक्सास के भी नागरिक हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल का मतलब क्या हो गया, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम गुजराती हैं या हम पंजाबी हैं, है ना, वो अलग से नहीं। हम बोलते हैं गुजराती पंजाबी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसकी सिटीजनशिप हमें नहीं है कि पंजाब की नागरिकता अलग है और गुजरात की नागरिकता अलग है, ऐसा नहीं है। हमें नागरिकता क्या है, वो एक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि हम पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब लोग एक हैं और हम एक ही सिटीज़न हैं। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे हमने समझ लिया यूनियन का मतलब और फेडरेशन का मतलब। बेसिकली अगर मैं बोलूँ, फेडरेशन का मतलब एग्रीमेंट, जहाँ पे कि सॉवर्निटी, संप्रभुता नहीं दी गई है, सबके पास अलग अलग है। और यूनियन का मतलब है कि यहाँ पे अपनी सॉवर्निटी इस बड़े वाले कंट्री को दे दी है। अब वो एक बार आ गए तो जा नहीं सकते हैं। लेकिन फेडरेशन में अगर आ गए, अब मानिए यहाँ पर वो स्टेट्स आ गए, ये हो गया हमारा यूनियन, वो नहीं जा सकते। लेकिन अगर फेडरेशन में वो आ गए, क्योंकि वो एग्रीमेंट है, तो ये बाहर जाके टूट भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैं समझती हूँ आपको, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यही बात इसमें बोलेगी, जो आर्टिकल 1 है हमारा, वो डील कर रहा है नेम ऑफ द कंट्री एंड टाइप ऑफ द पॉलिटी। नेम ऑफ द कंट्री का मतलब है इंडिया या फिर भारत, इंडिया जो कि भारत है। टाइप ऑफ द पॉलिटी का मतलब क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा या फेडरेशन ऑफ स्टेट है। अब हमने समझ लिया, अब हम कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। चलिए अब हम इस आर्टिकल 1 को थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे। अब इसका हम पढ़ते हैं आर्टिकल 1 क्लॉज 1, जो क्या बोलता है, इंडिया दैट इज़ भारत रिफ्लेक्टिंग द मॉडर्निटी एज वेल एज द ट्रेडिशन अ ग्लोरियस मिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 1 में इंडिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडर्निटी। भारत क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेडिशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपने ट्रेडिशन को भी लेके चल रहे हैं और मॉडर्निटी को भी लेके चलते हैं, कि डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और अपने ट्रेडिशन को, हेरिटेज को भी लेके चल रहे हैं। हेरिटेज, ट्रेडिशन क्या दर्शा रहा है, भारत शब्द। इंडिया का दर्शा रहा है कि हम डेवलप हो रहे हैं, मॉडर्निटी है। इसलिए इन दोनों शब्दों की अलग ही खासियत है। ये दोनों की अलग ही वैल्यू है, दोनों की अलग अलग वैल्यू रखते हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी को लेके, इंडिया दैट इज़ भारत को लेके, इन शब्दों को लेके अभी हमने 2-3 महीने पहले भी सुना था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। उससे पहले 2016 में महाराष्ट्र के एक्टिविस्ट ने PIL डाली थी सुप्रीम कोर्ट ने। बोला कि सुप्रीम कोर्ट प्लीज़ आप इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इंडिया जो नाम है, इंडिया जो वर्ड है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ब्रिटिश या फिर ब्रिटिश आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा 2020 में इसी टाइप की PIL फाइल करी गई
सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बोला कि अरे आप ऐसे मुद्दे लेकर आओ ना, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जो कि हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं तरीके से, हर नागरिक को इम्पैक्ट कर रहे हैं, हर सिटीज़न को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ ऐसे मुद्दे लेकर आओ। अब भारत और इंडिया का मुद्दा लेकर आओगे तो उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, और नाम है भारत तो है, इंडिया है तो है। तो बस आगे चलता है, आपने समझ लिया कि कंट्रोवर्सी इंडिया भारत की अब से नहीं चल रही है, तो PL 2016 से डल रही है इसके ऊपर। आगे चलते हैं। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्चर कहलाते हैं, उन्होंने यही बोला था कि इंडिया नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट बट अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको मैं पूरा समझा चुकी हूँ। इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही, हमने समझ लिया, हमें याद भी हो गया कि ये एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, ये तो भैया यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या है, अपनी सॉवरेनिटी सौंप देना। अब यूनियन में आ गए, अब हम बाहर नहीं निकल सकते। चलिए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 1 का क्लॉज 2। क्लॉज 2 में क्या बोल रखा है कि स्टेट्स और टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट। आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल है वो 1 से लेकर 12 है। अब 1 से लेकर 12 है। यहाँ पर जो शेड्यूल 1 है वो क्या बताता है, शेड्यूल 1 बताता है कि ये स्पेसिफाई करता है यहाँ पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के नाम। अब जैसे कि राजस्थान नाम है, या फिर अंडमान निकोबार नाम है, दिल्ली है, ये है, वो सारे जितने भी नाम हैं हर स्टेट के, हर राज्य के, हर केंद्र शासित प्रदेश के, यूनियन टेरिटरीज़ के, वो सारे हमें कहाँ मिलेंगे, शेड्यूल 1 में। तो वो कौन बोलता है, वो बोलता है आर्टिकल 1 क्लॉज 2। चलिए आगे चलते हैं। अब आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 आता है। अब इसमें क्या है, आर्टिकल 1 का क्लॉज 3, टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। अरे ये क्या लिखा है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे तो हम तो इसको क्या समझते थे, यूनियन टेरिटरी, है ना, समझते थे ना यूनियन टेरिटरी, लेकिन ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है 3 चीज़ें, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, टेरिटरी ऑफ स्टेट, मतलब जितने भी आपके पास स्टेट हैं। अब हमारे पास कितने स्टेट हैं, 28। यहाँ पे स्टेट के बारे में बात हुई है। यहाँ पर क्या है, यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। देखो यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट शेड्यूल में, जो मैंने आपको पीछे बताया। यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 है। तो यहाँ क्या बात हुई, 28 स्टेट की बात हुई, यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरी की बात हुई। और तीसरा, टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। अरे ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि टेरिटरी जो कि इंडिया फ्यूचर में एक्वायर कर सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और हमारे लिए खोल दिया गया है कि इंडिया अगर वो करेगी, कोई एक्वायर स्टेट को एक्वायर करेगी या टेरिटरी को एक्वायर करेगी, तो वो भी हमारे आर्टिकल 1 में रखा जाएगा। तो हमने क्या समझ लिया कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है 3 चीज़ें, स्टेट भी आता है, यूनियन टेरिटरी भी आता है, और साथ में जो हम फ्यूचर में एक्वायर करने वाले हैं किसी भी टेरिटरी को, वो भी आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 में आता है। देखिए अब हमने क्या समझा, आर्टिकल 1 ये तो मैं आपको खोल के पढ़ा दिया, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, ये कौन से आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद में आता है, वो आता है आर्टिकल 1 में। दूसरा ये आता है कि हमारे स्टेट मतलब कि राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के जितने भी नाम हैं वो कहाँ पे स्पेसिफाइड हैं, वो है शेड्यूल 1 में। वो और किस में लिखा गया है, वो लिखा गया आर्टिकल 1 में। और फिर तीसरी बात, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये चीज़ कहाँ बोली गई है, ये चीज़ बोली गई है हमारे आर्टिकल 1 में। तो आर्टिकल 1 में ये 3 चीज़ें आती हैं। अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाए एग्ज़ाम में, तो आप इसको आंसर क्या लगाओगे, आर्टिकल 1। कभी कभी शेड्यूल अगर वो खोल के पूछ ले एग्जामिनर, तो हमने आपको खोल के भी समझा दिया आर्टिकल 1 का क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। चलिए आगे चलते हैं। आगे में क्या है, हाँ अब जो एग्जाम्पल जो है आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 हमने समझ लिया। इसका मतलब क्या है कि बाहर से एक्वायर करना, कोई भी किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर। उसका एग्जाम्पल है फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी मतलब कि जो अब हम उसको पुद्दुचेरी बोलते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है 1954 में, मतलब 354 में फ्रांस और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जहाँ पर कि फ्रांस ने इंडिया को पौंडीचेरी दे दिया था। लेकिन इसको इंडिया का पूरा बनने में बहुत लगभग 8 साल लग गए। 1962 में पौंडीचेरी मतलब कि पुद्दुचेरी इंडिया का पार्ट बना। अब वो क्यों बना, क्योंकि इस एग्रीमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए फ्रेंच पार्लियामेंट को थोड़ा टाइम लग गया था।
तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि पौंडीचेरी या पुडुचेरी इंडिया का पार्ट कब बना था, तो वो बना था 1962 में बना था। सही है, 1962 में बना था, और वो एक एक्वायर्ड टेरिटरी है। कौन सी टेरिटरी है? एक्वायर्ड टेरिटरी। चलिए, अब हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को डील करा है जो प्रीलिम या मेंस कहीं भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम देखें, अब हम बात करते हैं, हमारा आर्टिकल 1 ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 मतलब कि अनुच्छेद 2 की। अब ये जो अनुच्छेद 2 होता है, ये पार्लियामेंट मतलब कि संसद, ठीक है, ये संसद को 2 पावर देता है। एक क्या पावर देता है? जैसे कि पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, मतलब कि हमारी जो संसद है, अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पावर किसके पास है? किसी भी नए स्टेट को इंडिया में शामिल करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, पीएम के पास है, सीएम के पास है। तो इसका आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया पार्लियामेंट के पास। एक तो हो गई कि इंडिया में न्यू स्टेट एडमिट करने की पावर किसको है? वो है पार्लियामेंट को। दूसरा यही एक और है कि पार्लियामेंट इंडिया में न्यू स्टेट एस्टेब्लिश कर सकता है जो एग्जिस्टेंस में नहीं थे पहले से। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गई। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 2 यहाँ पर ये भी बताता है, इट रिलेट टू एडमिशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, जब हमने किसी स्टेट को, किसी टेरिटरी को इंडिया में लाए हैं, हम तो पहले से लाए हैं ना, वो तो होगा ही नहीं पहले से पार्ट। बिल्कुल सिंपल बात है, जब हम उसको ऐड ही कराए तो पहले से पार्ट नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल हो गया सिक्किम। और हाँ, एक चीज़ में ये आपको याद रखनी है कि आर्टिकल 2 में बात होती है ऐसी टेरिटरी जो कि इंडिया की पार्ट नहीं थी और जो हम इंडिया से बाहर से लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे कि बाहर से, एग्जांपल हो गया सिक्किम। अब सिक्किम जो है वो, ये देखो, ये हो गया सिक्किम, ये इंडिया का पार्ट नहीं था, इंडिया से बाहर का था। इससे पहले इस सिक्किम को चौग्याल रूलर्स रूल करते थे। ठीक है, इंडिया को सिक्किम को कौन रूल करते थे? चौग्याल रूलर्स। अब अगर हम बात करें तो 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 मतलब कि 1974 में सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया है। ठीक है, उससे पहले ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। उसके बाद 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 मतलब कि 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 में सिक्किम को फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दे दिया गया। ठीक, फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम इंडिया में कब स्टेट बना? सिक्किम इंडिया का स्टेट कब बना? 36वां या 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया। चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें, अब हमने सिक्किम को अंदर तो ले लिया, ठीक है, जो हमारा पार्ट नहीं था इंडिया का। अब इससे क्या हुआ? एक नया स्टेट बना है, तो इसमें शेड्यूल 1 में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्किम का नाम शेड्यूल 1 में ऐड होएगा। ठीक है, शेड्यूल 1 में चेंज हो गया। दूसरा, यहाँ पे एक होगा शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 क्या बताता है कि किसी भी राज्य में राज्यसभा में उसकी कितनी सीटें हैं। अब जब सिक्किम हमारा पार्ट बना है तो भैया उसमें राज्यसभा में उसकी सीटें भी तो होंगी। बिल्कुल सही बात है, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? शेड्यूल 4 में चेंज करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 2 से क्या चेंज हुआ? शेड्यूल 1 चेंज हुआ और शेड्यूल 4 चेंज हुआ। सिंपल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लो, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम इसको रिलेट करेंगे आगे। अब आर्टिकल 3 देखते हैं। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 हमारा ख़त्म हो गया है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 बताता है फॉर्मेशन और ऑफ या चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ये देखो, यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान लगाना है। यहाँ बोला एग्जिस्टिंग स्टेट्स, और भी किसके? यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब हो गया कि यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? हमारा पूरा देश जो प्रेजेंट में है, उसमें जो स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जो भी हैं, ठीक है, वो सारे। यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है, यूनियन ऑफ स्टेट पहले से बोल दिया गया है। इट डील्स विद इंटरनल रीएडजस्टमेंट या फिर टेरिटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या डील करेगा कि हमें उन्हीं सभी स्टेट की उनके रीएडजस्टमेंट की बात करी है। ठीक है, रीएडजस्टमेंट की बात करी है। अब आर्टिकल 3 ये भी बोलता है कि चाहे हमारा, जैसे ये देश है, ठीक है, ये इंडिया हो गया। अब ये देखिए, ये इंडिया हो गया, गलत बनाया लेकिन थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल 3 बोलता है, यहाँ पे जैसे ये हो गया बिहार हो गया, यूपी हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अगर इन सब में
इन सब में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आर्टिकल 3 के अंदर होंगे। अब चाहे हम इनका नाम चेंज करें, चाहे हम इनकी टेरिटरीज़ को आधा आधा काट दें या 2 स्टेट को मर्ज कर दें, ठीक है, या उनकी बाउंड्रीज़ में अल्टरेशन कर दें, एरिया को बढ़ा दें, कम कर दें, जो भी करेंगे वो आर्टिकल 3 के अंदर होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो उत्तर प्रदेश को सन 2000 में उत्तर प्रदेश को तोड़ के हम लोगों ने क्या बना लिया था, उत्तराखंड बना लिया था। ऐसे ही बिहार को तोड़ के क्या बनाया था, झारखंड बनाया था। ऐसे ही मध्य प्रदेश को तोड़ के क्या बनाया था, छत्तीसगढ़ बनाया था। अब 2014 रिसेंट की बात अगर हम करते हैं तो उसको तोड़ के हमने क्या बनाया, आंध्र प्रदेश को, सॉरी गलत बोलते हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश को तोड़ के हमने बनाया है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो होगी। अब हम बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 3 में भी हमने क्या करा है, तोड़ा फाड़ी मचाई है, तोड़ा है, जोड़ा है, नाम चेंज करा है, कुछ भी करा है, ठीक है। अगर हमने नाम चेंज करा किसी भी स्टेट का, ठीक है, जैसे कि उड़ीसा का था, पहले उसको उड़ीसा बोलते थे, बाद में उसको ओडिशा बोलते हैं अब, ठीक है, ओडिशा, उसको चेंज करा तो सिंपल सी बात है, शेड्यूल 1 में चेंज होगा क्योंकि नाम चेंज हुआ है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात, उसका नाम चेंज कर करा जाएगा। ये बात तो रही, हमने नाम चेंज करा। अब हमने आंध्र प्रदेश को तोड़ दिया, किस में तोड़ दिया, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। अब देखो, अब तेलंगाना का नाम भी तो जाके ऐड होगा, तो शेड्यूल 1 में चेंज हुआ, ठीक है, अब शेड्यूल 1 में चेंज हो गया। अब पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो 18 MP होते थे आंध्र प्रदेश में, लेकिन तोड़ने के बाद आंध्र प्रदेश में केवल बचे 11 MP और तेलंगाना में बचे 7 MP, ठीक है, तो 7 MP। अब क्या हुआ, शेड्यूल 1 में तो चेंज हो गया। सिंपल सी बात है कि शेड्यूल 4 में भी चेंज होगा, क्योंकि शेड्यूल 4 क्या बात करता है कि किसी भी स्टेट को राज्यसभा में कितनी सीटें मिली हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की 18 सीटें थी, लेकिन तोड़ने के बाद कितनी होंगी, 11 होगी, साथ में तेलंगाना को 7 दे दी, तो हुआ ना चेंज इसमें शेड्यूल 4 में। तो आप समझे कि आर्टिकल 2 और 3 में अगर कोई भी चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में चेंज होता है। अब ये जो चेंज होता है ये सारा सिंपल मेजॉरिटी से होता है। ये इसको आप लिख लो कॉपी में, कि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जितना भी चेंज हुआ है हमारे आर्टिकल 3 में और 2 में, वो है सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से चेंज होता है, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी। चलिए, अगर हम इसमें बात करें कि इसका प्रोसीजर कैसे होता है, प्रोसीजर में क्या होता है कि सबसे पहले जो यूनियन कैबिनेट है वो बिल को इंट्रोड्यूस करेगी, प्रपोज़ करेगी बिल को, ठीक है, बिल को प्रपोज़ कर दिया। अब ये जो बिल है पहले प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाएगा कि प्रेसिडेंट अप्रूवल करते हैं या नहीं करते हैं। अब प्रेसिडेंट जी अप्रूवल करने से पहले जिस स्टेट के बारे में बात हो रही है उनसे कंसल्ट करेंगे कि आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है। लेकिन हमने यहाँ बात करी है कंसल्ट करने की। अब चाहे स्टेट ना करे और चाहे स्टेट यस करे, हाँ करे, वो उनकी नहीं मानेंगे, उनको जो सही लग रहा है वो काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसल्टेटिव प्रोसेस है, कंसल्ट ले रहे हैं बस हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट की कुछ नहीं चलती है। अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है, उसके बाद इस बिल को ले जाकर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, ठीक है। अब पार्लियामेंट में एक बार इंट्रोड्यूस हो गया, सिंपल मेजॉरिटी से ये पास हो जाएगा और ये एक्ट बन जाएगा। तो उस स्टेट में, जो स्टेट का अगर हम उसको तोड़ रहे हैं, 2 मर्ज कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, इसका नाम चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बाउंड्रीज़ में अल्ट्रेशन कर रहे हैं, वो सारा आराम से हो जाएगा। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। इसीलिए हमारे जो कंट्री है उसको क्या बोला है, इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन, ठीक है, विद डेस्ट्रक्टिबल स्टेट। समझे, इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या है कि हमारा इंडिया नहीं टूट सकता, चाहे उसमें प्रेजेंट स्टेट को हम तोड़ दें, मर्ज कर दें, नाम चेंज कर दें, कुछ भी कर दें। अब इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन क्यों है, क्योंकि स्टेट हमें पहले से ही सॉवरेनिटी सौंप चुके हैं। अब जब हमने एक बार सॉवरेनिटी सौंप दी तो मतलब क्या है, वापस वो नहीं दी जा सकती, इसलिए यूनियन कभी नहीं टूट सकता, ठीक है। अब आप सबने पढ़ा होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो फेडरल है इन नेचर। क्यों है फेडरल, हाँ बिल्कुल सही है फेडरल, क्योंकि हमारे सभी स्टेट को शेड्यूल 7 में स्टेट लिस्ट के अंदर, कौन सी लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जो कि जहाँ पर की जो स्टेट्स हैं वो लॉ बना सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है नेचर में। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फीचर्स दे रखे हैं जो कि सेंटर की साइड बायस्ड हैं, जिसका कि एग्जांपल है आर्टिकल 3
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्या है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि सेंटर की साइड बायस्ड रहता है। तो वो आर्टिकल कौन सा है? वो है आर्टिकल 3। बिल्कुल सही है। ये होना भी ज़रूरी है। क्यों है? अगर आर्टिकल 3 सेंटर की साइड बायस्ड नहीं रहेगा ना, तो जो इंडिया की जो यूनिटी है उस पर खतरा आ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 3 हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि लॉ मेड अंडर आर्टिकल 3 एंड आर नॉट, यहाँ पे आर नॉट टू बी कंसिडर एज अ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, या फिर लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3, मतलब कि जो भी लॉ बनाए गए हैं आर्टिकल 2 के अंदर या आर्टिकल 3 के अंदर, वो सिंपल मेजॉरिटी से होंगे, उसको हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, और ना सिंपल मेजॉरिटी से होंगे, स्पेशल मेजॉरिटी से नहीं होंगे। आर्टिकल 368 के नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हमने अभी पढ़ा है कि आर्टिकल 2 से और आर्टिकल 3 दोनों से ही शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में चेंजेस हो रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंजेस हो रहे हैं, ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर दिया। बिल्कुल सही आपकी बात कहना। ये हमने यहाँ पर अमेंडमेंट तो करा है, वो हमने नहीं करा है जब आर्टिकल 2 और 3 की वजह से कॉन्सिक्वेंशियल मतलब कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस हुए हैं। अगर हम आर्टिकल 2 और 3 में चेंज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ही शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंज तो होगा ही। इसीलिए आर्टिकल 2 और 3 में अमेंडमेंट करते हुए अगर शेड्यूल 1 और 4 में चेंज होता है, तो वो आर्टिकल 4 मतलब कि अनुच्छेद ये बोलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, इसको हम आर्टिकल 368 में नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ठीक है, आपको मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बता देती हूँ। आर्टिकल 4 केवल इस चीज़ के लिए बना है, वो ये बोलता है अगर आर्टिकल 2 या 3 में कोई भी चेंजेस होते हैं, उससे अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मानेंगे और वो आर्टिकल 68 स्पेशल मेजॉरिटी से नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट ने बैठकर स्पेशली इंटेंशनली उन चीज़ों को चेंज शेड्यूल 1 और 4 को चेंज नहीं करा है, वो तो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो गए हैं। अब जब आर्टिकल 2 और 3 सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हुए हैं, तो ये प्लस इनको शेड्यूल 1 और 4 के चेंजेस को भी हम सिंपल मेजॉरिटी से ही मानेंगे, ना कि आर्टिकल 368 से मानेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को थोड़ा कम ही समझ में आता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।